फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीटेट की दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का जो साइंस का पेपर है उसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक्स हैं के रिलेटेड क्वेश्चन है आपको उनको डिटेल में स्टडी करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल बुक्स हैं उन टॉपिक को डिटेल से कवर कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपली जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड हर बार थोड़े से चेंज करके और घुमा के पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, दिसंबर ये 2018 का साइंस का पेपर है। तो इसमें क्योंकि ये साइंस का पेपर है हम थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही देखते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। और मतलब कि इसमें कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, मतलब पेट्रोलियम से निकलने वाला उत्पाद नहीं है, इसको आपको समझना होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं आपके पास, सीएनजी है, पैराफिन वैक्स है, बिटुमेन है और कैरोसिन है। तो सही आंसर जो है इसका वो सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस। क्योंकि जो बाकी तीनों ऑप्शन है, बिटुमेन है, मिट्टी का तेल, कैरोसिन आप कह सकते हैं, या पैराफिन मोम है, ये जो उत्पाद हैं तीनों ये पेट्रोलियम उत्पाद से ही निकल के आते हैं। तो सही आंसर है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रेड डेटा बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ विच स्पीसीज, एक्सटेंसिव स्पीसीज, फ्लोरा, फोना, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसका सही आंसर है इंडेंजर्ड स्पीसीज होगा 62 का। रेड बुक डाटा में इंडेंजर्ड संकट प्रजातियों को ही इसका रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। 63 क्वेश्चन नंबर है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं, या वाई आर द सोल ऑफ द शूज ट्रीडेड। इसका आंसर होगा टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, जड़त्व बढ़ाने के लिए। हिंदी में हम इसका मीनिंग होगा जड़त्व बढ़ाने के लिए या इंक्रीज द फ्रिक्शन। इसके लिए जूते के जो सोल होते हैं असमतल होते हैं ताकि उसका फ्रिक्शन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि है, सरिका ने अशुद्ध जल का एक बोतल में लिया, पता लगाने की कोशिश की वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। इंग्लिश में अगर देखें तो सरिका टुक डिस्टिल वाटर इन ए बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इज ए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, व्हाट इज द लाइकली टू फाइंड। सो इसका आंसर हो जाएगा इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत का कमजोर चालक है। क्योंकि जो डिस्टिल वाटर है इन ए बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, तो बेसिकली डिस्टिल जो वाटर होता है वो विद्युत का कमजोर चालक है, पुअर कंडक्टर होता है। ये इसका आंसर होगा। ये आपको साइंस के प्रैक्टिकल में जरूर आपने किया होगा जो भी साइंस के स्टूडेंट है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, किसी विद्युत परिपथ में सुचित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, यदि परिपथ में विद्युत फ्यूज लगाया गया तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। चौथा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। बिल्कुल सही। एक न्यूनतम सीमा जो होती है उसी के आधार पे जो विद्युत धारा है वो प्रभावित होती है, उससे ज़्यादा अगर उस परिपथ में जाती है तो जाहिर सी बात है वो फ्यूज हो सकता है, या फिर उसमें फायर भी कई कभी हम देखते हैं हमारे तारों में फायर आग लग जाती है। वो उसका रीज़न यही है कि जो उसकी सीमा है अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक उसमें सर्किट में जाएगी तो उसका ये परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको सिंपल से अपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहला ऑप्शन है पुरी, मुंबई, गोवा और पोरबंदर। सबसे ज्यादा आपने न्यूज में सुना होगा कि जो बंगाल की खाड़ी है वहां से चक्रवात आते हैं, मुंबई की तरफ से आते हैं लेकिन वहां से बहुत कम आते हैं, लेकिन साल में आप कई बार आपने न्यूज में सुना है बंगाल की खाड़ी से ही चक्रवात सारे निकलते हैं। और उसके सबसे पास में जो सिटी है हमारी वो पड़ती है पुरी। तो इसीलिए इस चारों ऑप्शन है पुरी करेक्ट होगा, मुंबई, गोवा और गोवा में तो शायद ही आपने न्यूज में सुना होगा कभी चक्रवात आया हो। पोरबंदर में भी आते हैं लेकिन कंपेयर टू पुरी में सबसे ज्यादा आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पुरी।
इसको आपको रिलेट करना होगा बंगाल की खाड़ी से। जब बंगाल की खाड़ी से रिलेट करेंगे तो आप वो पुरी की साइड में ही जाता आते हैं, तो पुरी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पे ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि, पृथ्वी पे ऋतुएं क्यों बदलती हैं, इसका एक चार ऑप्शन दिए हैं। पृथ्वी का घूर्ण अक्ष की कक्षा में तल के सापेक्ष झुका हुआ है, पृथ्वी के सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, पृथ्वी का घूर्ण अक्ष उनकी कक्षा के तल के समानांतर है, या पृथ्वी का घूर्ण अक्ष की कक्षा के तल के लंबवत है। सही आंसर है पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं ठंडियों में हमें धूप तेज नहीं लगती है, उसका रीजन यही है कि तो पृथ्वी की रोशनी, जो पृथ्वी पे रोशनी आती है सूर्य से, वो सीधी नहीं पड़ती है, वो घूर्ण अक्ष की तरफ झुक जाती है ठंडियों में, तो वो हमें सीधी नहीं आती है। सूर्य की जो किरणें हैं उस वजह से हमें उस समय ऋतुएं चेंज होती हैं और हमें ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए इसका रीजन वही है कि पृथ्वी जो है घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68। दो स्तंभ हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी दिए गए हैं, इनको करेक्ट जो है मिलान करना है इन स्तंभों का। निम्न में से कौन से दिए गए स्तंभ ए के क्रम के अनुसार स्तंभ बी का सही क्रम है। जैसे वृक्ष वितामन, उसके बाद वृक्ष वितामन क्या है, अपघटक, आमुस, शाही। इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि वृक्ष वितान जो है उसका आंसर 4 सही है। बड़े वृक्ष की शाखाओं को कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो कैनोपाई इज ए ब्रांच ऑफ टॉल ट्री। थर्ड वन जो है डीकम्पोजर क्या है, उसका थर्ड वन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो अपघटक हैं वो क्या है, सूक्ष्म जीवी हैं। हिंदी में अगर देखें तो अपघटक सूक्ष्म जीवी हैं, बी का यानी कि तीसरा होगा। ह्यूमस क्या है, इसका पहला है पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक। ह्यूमस क्या होते हैं, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं। शाही, शाही क्या है, एक जंगली जंतु है। शाही हमने सुना ही है, एक जंगली जंतु होता है जिसके आई थिंक स्किन पे बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, उसी को शाही बोलते हैं। 69 क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। Why the formative assessment important in science? In help developing scientific temper in student. It is a diagnostic. Is help in better understanding of science. It is easy to conduct. हिंदी में देखें तो अगर विज्ञान के रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, यह निदानात्मक है। क्या है, निदानात्मक है। इट इज डायग्नोस्टिक, तो सेकंड आंसर इसका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की सहायता करने के लिए होते हैं, या विद्यार्थियों में विज्ञान और सृजन के प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए होता है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, विद्यार्थियों के विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। नहीं, दूसरा ऑप्शन है जो शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल करने की क्षमता का विकास करने के लिए, क्योंकि विज्ञान में प्रैक्टिकल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल आप करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे उसके रिजल्ट को, तो वही साइंस है। तो थोड़ा सा आपको उसको समझ के क्वेश्चन को करना है, सेकंड आंसर सही होगा। 71, एक शिक्षक के नाते निम्न में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। चार इसमें अवधारणाएं दी गई हैं। अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीक का प्रयोग दिखाना, यानी कि प्रैक्टिकल करके दिखाना, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। यस, आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट सीखेगा साइंस का, वो कैसे सीखेगा, मैंने अभी बताया प्रैक्टिकल करने से ही सीखेगा। इसका मतलब स्टूडेंट जितना अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थी से कराना, जितना हम कराएंगे उनसे प्रैक्टिकल, उतना ही शिक्षार्थी सीखेंगे। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ क्या है, अच्छी विज्ञान मतलब कि गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। व्हाट डज इज मीन, इसका फोर आंसर सही है। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें।
यानी कि उनको जितने भी स्टूडेंट हैं, बालक हैं, उनको दुनिया में प्रवेश हेतु साइंस के थ्रू उनको तैयार करना ही है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो इसका चौथा आंसर सही है। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, जहां भी नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं आपके तुरंत वहां पे कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वो नॉट पे ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है यही आंसर सही है, जबकि वो गलत होता है, क्योंकि इसमें बताना ही गलत है। यानी कि नॉट लगाए ना कि नॉट ए क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, क्यूरियोसिटी ऑफ टू लर्न मोर, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, हार्डवर्क, ओपन माइंडनेस। अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, कठिन कार्य और खुला मस्तिष्क। तो इसका आंसर है कठिन कार्य, हार्डवर्क है। क्योंकि इसने पूछा है, यह नॉट लगा है, उस पर ध्यान देना, अब नॉट नहीं है, बाकी सारे सही हैं। बल्कि अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, खुला मस्तिष्क, कठिन कार्य, हार्ड वर्क का यहाँ इतना रोल नहीं है, इसलिए नॉट क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड है। कठिन कार्य से यहाँ हार्ड वर्क से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों के गुण गति पढ़ाना चाहता है, निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? हरी वांट टू टीच द सर्कुलर मोशन इन द क्लास, स्टूडेंट विच ऑन द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड? कौन सा मेथड होगा जो कि बेस्ट होगा? तो ये होता है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। जाहिर सी बात है, एक्टिविटी बेस्ड यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड जो टीचिंग होगी वही सबसे बेस्ट होगी। किसी भी गुण गति को समझाने के लिए या प्रैक्टिकल के थ्रू अगर हम किसी चीज़ या टॉपिक को साइंस में हम समझाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। वही यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग या गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। 75 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पोर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस? साइंस को लर्न करने के लिए इम्पोर्टेंट एम हमारा क्या है? टू imbibe the value of honesty, integrity, cooperation among learner। अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति ही विज्ञान का अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, अपने सहपाठियों को विज्ञान की ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग मूल्यों की प्राप्ति। 76 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ है? द कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ साइंस मीन्स रूटीन एक्टिविटी एक्सरसाइज टू एसेस लर्निंग। यानी कि अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास, यानी कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है प्रैक्टिकल के थ्रू, यही मेन इसका उद्देश्य होगा। कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ साइंस में, मतलब कि कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है साइंस का, वो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? अब यहाँ पे आप तुरंत जहां भी नहीं आ जाए तुरंत आप सतर्क हो जाइए उस क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच नहीं है। अटेम्प्ट टू सॉल्व है, ड्राइंग कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन है, विजुअलाइजिंग द सिचुएशन। इसमें आंसर तो थर्ड दिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है, इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। इसमें बेसिकली स्थिति की कल्पना करना सही है, ऑब्जर्वेशन भी सही है, निष्कर्ष निकालना सही है, समाधान का प्रयास करना एक चरण नहीं है। ऑब्जर्वेशन हो, इसका ऑप्शन हो सकता है। निष्कर्ष, क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो इसमें सेकंड ऑप्शन निकल रहा है, ड्राइंग कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन आप स्टार्टिंग में नहीं निकालते हैं, कंक्लूजन तो आपका सबसे लास्ट में निकलेगा। समाधान का प्रयास करना, प्रयास तो हम करेंगे, अटेम्प्ट टू सॉल्व। अवलोकन इसका थर्ड ऑप्शन अभी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या है ऑप्शन। अभी तक जो निकल के आ रहा है वो अवलोकन ही इसमें बताया गया है, जो आंसर सीट के अनुसार है, बट इसमें मुझे लगता है कि ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 1 सही है, समाधान का प्रयास करना।
चलिए इस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटजी इन साइंस? मैप सिमिलैरिटी, तो इसका ऑप्शन होगा मैप सिमिलैरिटी, समानताओं का चरण। निम्न में से कौन सा विज्ञान के अनुरूप विधि का एक चरण है? तो इसमें समानताओं का चरण है, ये इसका ऑप्शन सही है। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कौन से हैं? बिल्कुल, ज़्यादातर स्टूडेंट एनाकोंडा इसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन एनाकोंडा इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होता है जालीदार अजगर या रेटिकुलेटेड पाइथन जो पाए जाते हैं, वो इसका सही आंसर है, रेटिकुलेटेड पाइथन। मैं इसमें एक कोशिश करता हूँ लगाने के लिए इसकी एक पिक्चर, अगर आपको इसमें दिखाई दे। रेटिकुलेटेड पाइथन जो होता है ये है, ये जो है सबसे एनाकोंडा नहीं है, ये रेटिकुलेटेड पाइथन है। तो सबसे जो लंबा अभी तक पाया गया है सांप, वो यही है, रेटिकुलेटेड पाइथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व भर के लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है, यह भूख बढ़ाता है, यह खुशियां लाता है, यह एक आसान व्यायाम है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या आंसर होना चाहिए? जो आंसर सीट में आंसर इसका दिया है वो लगता है, वो लिखा हुआ है ये भूख बढ़ाता है, ये खुशियां, ये भूख बढ़ाता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बट इसका आंसर होना चाहिए ये लोगों को स्वस्थ रखता है, क्योंकि भूख बढ़ाने के लिए तो लोग और भी बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, दवाइयाँ खा सकते हैं या और भी तरीके से डाइट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो ये लोगों को स्वस्थ रखता है ये एक ऐसा है जो कीप पीपल हेल्दी। मेन जो ऑब्जेक्टिव है योग का वो यही है, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए लोग योग करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, चेचक के टीकों का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर, ये आपको रटना पड़ेगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव? सोडियम बेंजोएट, इसको आप याद कर लीजिए, सोडियम बेंजोएट जो है ये किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। 83 नंबर क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग उत्पादन में किया जाता है? यीस्ट का उत्पादन किया जाता है दही, चीनी, साधारण नाम अल्कोहल, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है अल्कोहल को प्रोडक्शन में, अल्कोहल बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, मतलब कि माइटोकांड्रिया जैसे आपने पढ़ा होगा, जो भी बायो के स्टूडेंट हैं, एनर्जी को बिल्ड करता है माइटोकांड्रिया, जो बॉडी के अंदर सेल के अंदर माइटोकांड्रिया, उसका काम है एनर्जी को बनाना एटीपी के रूप में। राइबोसोम, लेकिन राइबोसोम क्या करता है? इसका आंसर होगा प्रोटीन बनाने में उपयोग करता है। मैं आपको इसकी एक स्लाइड दिखाता हूँ जो इसके रिलेटेड है, अगर ये आ जाए स्लाइड, यस, ये तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी स्लाइड। राइबोसोम इस देखिए अब, राइबोसोम इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका काम क्या है? फंडामेंटल प्रोसेस इन ऑल लिविंग सेल कंपेयर आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम रीड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड द मैसेंजर। आरएनए को ये मैसेंजर का काम करता है। तो मेन में से हमें यहीं तक इसका आंसर लेना है, राइबोसोम सेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो मेन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम है राइबोसोम का। हम आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो आपको समझ में आ गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम, इसका सेकंड आंसर सही है प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन लगाना है यहाँ पे। 85 नंबर है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगी? जाहिर सी बात है, अगर इसका 2 हर्ट्ज है तो 2 इंटू आप 16 कर दीजिए, 32 दोलन पूरे करेगी। इसका आंसर 32 हो जाएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है, हर्ट्ज में आता है और सेकंड में आता है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको। निम्न में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न इनटू कीमा? याद रख लीजिए,
कौन सी ऐसी धातु है जो वायु में जल उठती है? इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम को आप जैसे ही रखेंगे एयर के कांटेक्ट में आती है, वो तुरंत उसमें आग लग जाती है। इसका ज़्यादातर यूज़ जो मैजिशियन होते हैं वो करते हैं, वो चुपके से किसी चीज़ में अपना सोडियम रख लेते हैं और आग लगा के दिखा देते हैं जादू से, तो वो मैजिशियन ज़्यादा यूज़ करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है एंटी एसिड, प्रति अम्ल या एंटी एसिड। एंटी एसिड आपको हम मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने पे एंटी एसिड यूज़ किए जाते हैं। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग प्रति अम्ल या फिर एंटी एसिड, याद कर लीजिए अब, एंटी एसिड में उपयोग किया जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ चलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विथ पॉप साउंड, यानी कि जैसे ही वो बर्न होती है उसमें से एक आवाज आती है पॉप की। इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जैसे ही हम जलाते हैं उसमें से पॉप की ध्वनि आती है। इससे रिलेटेड एक मेरे पास मैप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। पावर पॉइंट लेते हैं। ये मैप है, इसमें जैसे हाइड्रोजन को, ये एक प्रैक्टिकल है बेसिकली, आपने साइंस में किया होगा। जिंक के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं इस परक्नगलिंग के नीचे होते हैं, और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसके अंदर हम डालते हैं तो इस पाइप के थ्रू, इस पाइप से जो गैस निकलती है, इस दूसरा कंटेनर है हमारे पास, यहाँ एक्स लिखा हुआ है। जैसे ये गैस यहाँ से बाहर आती है और यहाँ पे हम कैंडल के थ्रू इसको बर्न करते हैं, तो ये गैस इस जैसी कैंडल के कांटेक्ट में आती है, एक पॉप की साउंड निकलती है यहाँ से और यहाँ पे बर्न हो जाती है, पॉप की साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये आप मैप को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जैसे ही हम ये गैस जलती है तो हाइड्रोजन के साथ पॉप की साउंड हमेशा आती है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, नेक्स्ट पे। ये हो गया हमारा 88। 89 है, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ए नॉन कांटेक्ट फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सी है इसमें? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल है और चुंबकीय बल है, ये ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक जो फोर्स है वो कॉन्टेक्टेबल फोर्स होती है, जो लेकिन जो मस्कुलर फोर्स है वो नहीं होती है। तो इसका आंसर, इसका एक्चुअली जो आंसर सीट है उसमें भी गलत आंसर दिया हुआ है। उसमें आंसर दिया हुआ है आई थिंक थर्ड दिया हुआ है इसका आंसर, जो कि गलत है। इसका आंसर जो होगा 1 होगा, क्योंकि जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका 1 ऑप्शन सही है। जो मस्कुलर फोर्स है या पेशी बल है वो असंपर्क बल का उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ये आप सब लोगों को पता ही होगा। डायबिटीज है कंट्रोल बाय विच हार्मोन? वो होता है इंसुलिन। आपको पता ही, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो, उनको जिनकी कंट्रोल नहीं हो पाती है डायबिटीज, वो बाहर से इंसुलिन लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू। तो सिंपल सा आंसर है इसका, डायबिटीज इज कंट्रोल बाय इंसुलिन, जो कि हमारा सिक्रेट होता है पैनक्रियाज के थ्रू। ये भी आपको पता होना चाहिए, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वही इंसुलिन सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हो सकता है अगली बार इससे कुछ घुमा के क्वेश्चन भेज दें कि कौन सी हमारी जो ग्रंथि है या ग्लैंड है वो इंसुलिन सिक्रेट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज ही बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन सिक्रेट करने के लिए। तो फ्रेंड, आज का हमारा साइंस का जो दिसंबर 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये कंप्लीट होता है। आप इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं इस पेपर के अंदर, एक बार उनको रिवाइज कीजिए अपनी बुक के थ्रू, और इनसे रिलेटेड भी घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो। थैंक यू।